नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज के हमारे कार्यक्रम में आपको बता दें, ग्राउंड रिपोर्ट में हमारा मकसद उस जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराना है जिसको सिस्टम दबाने की लगातार कोशिश करता है। आज हम उसी हकीकत के साथ कुछ जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे सबसे पहले मोतिहारी के केसरिया ढेकहा से। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के गंडक दियारा क्षेत्र में जलस्तर में वृद्धि होने से प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य कामकाज पूरी तरह से बाधित हुआ। आपको बताते चले कि लगातार हुए बारिश व नेपाल से छोड़े गए 4 लाख क्यूसेक पानी से प्रखंड के ढेकहा पंचायत के लगभग 10 वार्डों में कहर मच गया। वहीं ढेकहा निवासी रामजतन महतो ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी बढ़ने से ये पुल टूटा। इसके पूर्व बाढ़ में यही पुल ध्वस्त हुआ था। इसको मिट्टी व राविश रखकर आने जाने के लिए बनाया गया था, जो कि इस बार की बाढ़ में पूरी तरह से पुनः टूट गया। पुल कैसे टूटा है? पूरा पानी आया टूट गया। पानी आया टूट गया। पहले से भी टूटा था कि पहले अभी फर्स्ट टूटा? पर भी टूटा था ये। पहले भी? हाँ, पर भी टूटा था। आगे साल जो पानी आया था जी, अभी ये साल में आया है पानी, तो अभी टूट गया। इसका मरम्मत नहीं हुआ? मरम्मत यही हुआ है, देखते नहीं है मरम्मत। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करेंगे बहराइच की, जहां लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों से छोड़ा गया पानी नदियों के उफान पर कारण बना हुआ है, जिससे बहराइच में कटान भी शुरू हो गई है। सुबह जिले के 3 बैराजों से 2,95,863 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नतीजतन घाघरा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ गया। एल्गिन ब्रिज का घाघरा लाल निशान की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को शारदा बैराज से 1,42,466, गिरजापुरी बैराज से 1,34,435 व गोपिया बैराज से 18,962 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दोपहर 12 बजे घूरदेवी स्पर पर घाघरा का जलस्तर 112.135 मीटर। लगातार हो रही बारिश से गांव वालों को परेशानी बढ़ी हुई है। समय हम खड़े हैं बावली क्षेत्र के गोलागंज क्षेत्र में, जहां पर कटान शुरू हो चुकी है और यहां पे बाढ़ पीड़ित जो है वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करके बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या कंडीशन है और क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पे जो आप रहते हैं, हाँ। पानी कब से कटा हुआ है? कितनी तेजी से बढ़ रहा है पानी? पानी तो आज चौथा दिन बढ़ रहा है बहुत तेजी से। हाँ, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, आप उधर जो पीछे गांव दिख रहे हैं वो गांव कट चुके हैं? गांव कट चुके हैं, ये उन्हें कट गया है 2-4 किलोमीटर। कौन कौन से गांव कटे हुए हैं? समरसनपुरवा कटा, ग्वालागंज कटा और ये है अब ग्वालागंज मुझे महया तो सब है जी। आइए बात करते हैं इनसे, बताएंगे। एक यहाँ पे क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। अच्छा, यहाँ पे जो गांव कटे हुए हैं बाढ़ से, कौन कौन से गांव कट चुके हैं? सिलौटा कटा है, मथुरापुरवा कटा है और कई गांव थे ऐसे जो गोलागंज मौजे में जो एक मजरा टाइप के लगते रहते हैं, तो वो कट गए। बहराइच से के न्यूज के लिए शकील अहमद। ग्राउंड रिपोर्ट में आज बात करेंगे पटना की भी, जहां मानसून आ जाने से गांव-गांव, शहर-शहर में एक डर सा बना रहता है कि कहीं भारी बारिश हो जाने से घर बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। अगर गांव शहर में बाढ़ आती है तो किस तरह से एनडीआरएफ की टीम बाढ़ पीड़ित लोगों को अपनी जान की परवाह ना कर लोगों की जान बचाने में जुट जाती है। वहीं ये जानने के लिए पटना के बिहटा शहर में के न्यूज के संवाददाता ने स्थितियों का जायजा लिया। बिहटा में हम स्थित है और एनडीआरएफ के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और अभी मॉनसून बरसात का चल रहा है और पटना में जहां जहां बाढ़ का स्थिति लगता है तो वहां एनडीआरएफ पे जाकर वहां लोगों को बचाती है। आइए कुछ सवाल पूछते हैं एनडीआरएफ लोगों से। बाढ़ में फंसे रहते हैं तो आप लोग किस तरह बचाव करते हैं? देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। एक्चुअली हमारी बिहार में अभी 10 टीमें डिप्लॉय हो रखी हैं
और बाढ़ में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स होते हैं रबराइज वाले, और हमारे पास गोताखोर होते हैं, डीप डाइवर्स जिसको कहते हैं, और भी अलग टाइप के हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो जहाँ हमें सूचना दी जाती है प्रशासन की तरफ से, या हमें कहीं से पता चलता है कि भाई वहाँ डूब रहे हैं कुछ व्यक्ति, उनको बचाना है, तो इमीडिएटली हमारी जो टीम लगी रहती है वो निकलती है अपने काम पे, और फिर उनको रेस्क्यू किया जाता है उन्हीं बोट्स की मदद से, और कहीं अगर गोताखोर की भी ज़रूरत हो तो उसको भी फिर काम में लिया। कहाँ कहाँ पे अभी जहाँ पे बाढ़ स्थित बना हुआ है और कहाँ कहाँ अभी टीम आप अपने भेजे हुए हैं? देखिए अभी हमारे कुल 10 टीमें लगी हुई हैं बिहार में। एकदम ऊपर से देखें तो बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सारी जगह पे अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं, और कुछ और टीमें जैसे कि ज़रूरत पड़ेगी फिर और हमारी टीमें भेजी जाएँ। जायजा लिए कि किस तरह बाढ़ से पीड़ित लोग को बचाया जाता है। सर बताएं कि कैसा हम लोग का इंतज़ाम रहता है अभी, और किस तरह हम लोग गोता डालकर हम लोगों को बचाते हैं। बिहटा पटना से के न्यूज़ से हम एहतशाम। ग्राउंड रिपोर्ट में इसके बाद बात करेंगे बलरामपुर की। जिले में कई दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बलरामपुर राप्ती के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। भारी बारिश के चलते बलरामपुर राप्ती नदी उफान पर बनी हुई है। आपको बता दें कि राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से ग्रामीणों में बेचैनी भी नजर आ रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लगातार प्रशासन अपनी कवायद तेज कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अब जैसे ही नदी का जलस्तर नीचे जाएगा, वैसे ही कटान की स्थिति में तेजी से स्थितियां बनेंगी। कटान से पीड़ित गांवों का लगातार सर्वेक्षण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे गांवों को बचाया जा सके। शासन प्रशासन कभी कोई तैयारी नहीं करता है। जब बारिश शुरू होता है तो शासन प्रशासन जागता है। जैसे अभी आप ले लीजिए, बाढ़ आने वाला है, और परसौना, लालनगर, बिरदा, बनिया भाई, बरायल, महुआ, धनी, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ का सबसे ज्यादा समस्या बना रहता है। जैसे कि सरकार उस समय अब तो कोई अधिकारी यहाँ पहले नहीं आता था, अब यहाँ बहुत सारे अधिकारी आए। जैसे अब कटान चालू हुआ, बाढ़ आ गया, यही चीज़ अगर पहले देखा जाए तो यहाँ पे कोई समस्या, जनता को कोई समस्या ही नहीं होगी। अब ये खेत है, इसमें रुपाई हुई है, धान का, गेहूँ का, सारा मतलब धान का सारा फसल मार जाता है, कटान हो रहा है। अब इसमें केवल आएंगे अधिकारी और देख के चले जाएंगे। जैसा कि सबको पता है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, और जब भी भारी वर्षा होती है, जल स्तर जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है, हमारे क्षेत्र के आसपास के कई गांव जैसे कि दतरंगवा, भुसैलवा, जम्बूदीप, नारायणपुर, मुजहारी, नवस्ता, मुनीला, इन भोजपुर, कुलिया आदि ग्राम सभा जो हैं पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं, चारों तरफ से पानी से घिर जाते हैं। और इसके साथ ही उतरौला और तुलसीपुर को जाने वाला जो मार्ग है वो जगह जगह पर डिप बहता है, जिससे आवागम पूरी तरह जो है बंद हो जाता है। पीलीभीत में हर साल शारदा नदी पर कई दर्जनों गांवों में अपना कहर बाढ़ बढ़ पाती है। ऐसे में सरकार शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बाढ़ प्रभावित राहत कार्यों को जिला प्रशासन व ठेकेदार मिलकर करोड़ों की बचत को ठिकाने लगा देते हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बनी करोड़ों की बाढ़ परियोजना पूरी तरह से चटक कर रह गई और ग्रामीण क्षेत्रों में कटान शुरू हो गई, जिससे गांवों में पानी भर गया। ग्रामीणों को खाने पीने की समस्या लगातार बनी हुई है, लोग परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे। आइए हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जिलों में लगातार बाढ़ का खतरा बना हुआ है, नेपाल से पानी छोड़ने जाने के साथ ही साथ मानसून की दस्तक देने से तेज बारिश से जिस तरह की स्थितियां यूपी बिहार में बनी हैं, ऐसे में देखना होगा कि अलग अलग जिलों की क्या व्यवस्थाएं हैं और उसके लिए सरकारें किस तरह का प्रयास कर रही हैं। इसको लेकर हम अपने संवाददाताओं से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे यूपी बिहार पानी से हाहाकार। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, मानसून की बारिश की वजह से यूपी बिहार में हालात खराब बने हुए हैं। ऐसे में लगातार सरकार के साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा कुछ प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वहां की जनता के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को लगातार दिक्कतें भी बनी हुई हैं और जिस तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं उनके समाधान के लिए कहीं ना कहीं अभी भी शासन पर्याप्त मात्रा में लोगों को सहायता उपलब्ध कराने में नाकाम रहा है। किस तरह की स्थितियां हैं वहां पर और लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट पर हम जायजा लेंगे। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, उनसे बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र चौहान संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ बने हुए, शकील अहमद संवाददाता बहराइच से हमारे साथ बने हुए, इमामुद्दीन आलम संवाददाता किशनगंज से बने हुए हैं, साथ ही साथ नीरज शुक्ला बलरामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र आपके पास आएंगे और पीलीभीत की यदि हम बात करते हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की स्थितियां पीलीभीत में बनी हुई हैं, क्योंकि मानसून की बारिश के साथ ही साथ जो तमाम परेशानियां आती हैं वो हर साल की परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों को जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शासन की तरफ से पूरे तौर पर इंतजाम नहीं किए जाते हैं। क्या है वहां की ग्राउंड रिपोर्ट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा यहाँ जो पीलीभीत है बिल्कुल जो है नेपाल से सटा हुआ है। यहाँ पर सादा नदी है जो विकराल रूप से बहती है और वहां पर हर साल जो है काम करोड़ों की लागत से काम कराया जाता है। इस बार भी 12 करोड़ की लागत से काम कराया गया था। जो वहां पूर्णपुर के विधायक बाबूराम पासवान है, उनके किसी एक नजदीकी को ही ठेका दिया गया था और उसके बाद में विधायक जी दिखावा करते हैं, वहां उनको खरी खोटी सुनाते कि इसका काम ठीक ना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ना उनके करीबी को 12 करोड़ का दिया था, उसके बाद उसमें खाना पूरी करके बताया जाता है कि एक बार जो पानी थोड़ा पानी छोड़ा जाता है, कुछ बारिश होती है उसमें बह जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जो 12 करोड़ प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पर जो बनाया गया वो बह गया पानी में। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पूर्व जो विधायक है उनके रिश्तेदार को दिया गया था, इस समय जो विधायक हैं उन्होंने इस बार मानसून से पहले क्या कुछ काम कराया है? जी वही तो मैं जो बता रहा हूँ, 12 करोड़ की लागत से इस बार जो कार्य कराया गया है वो कागजों में हुआ है, लेकिन धरातल पे ये नहीं हुआ है। धरातल पे दिखावा की गई है, बस कुछ जो है स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं। जो थोड़ा सा पानी बारिश जो हुई है, पहाड़ों पे बारिश हुई है, पानी आया वो उसमें बह गए हैं और वो ग्रामीण क्षेत्र में जाके उनके खेतों को कटान कर रहे हैं, उनके घरों में पानी घुस रहा है। पूर्णपुर का सारा हजारा क्षेत्र डूबा हुआ है और लोगों को खाने की किल्लत हो रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर 12 करोड़ की लागत से दिखावे की कार्रवाई कर दी गई है और पानी जैसे ही छोड़ा गया है वो सब कुछ पानी के साथ ही बहता हुआ नजर आया। हमारे साथ इसके अलावा शकील अहमद संवाददाता बहराइच बने हुए हैं। शकील, आपके पास आएंगे। बहराइच की यदि हम बात करते हैं तो बहराइच में किस तरह की स्थिति है, साथ ही साथ जिस तरह से हमें धर्मेंद्र ने बताया है कि सरकारी कामकाज के लिए पैसा तो बहुत खर्च होता है, लेकिन धरातल पे वो कामकाज कराया नहीं जाता है और कराया भी जाता है तो निम्न कोटि का होता है जो जरा सी बारिश में बह जाता है। किस तरह की स्थिति है बहराइच की? जैसा कि बहराइच जो है नेपाल बॉर्डर के एकदम करीब बसा हुआ है और यहाँ पे आए दिन हमेशा समस्या रहती है कि जो है गाँव से लोग पीड़ित रहते हैं। नेपाल का थोड़ा सा भी अगर पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ के कई गांव डूब जाते हैं, जैसे चैलारी घाट हुआ, पौड़ी हुआ और बारा रेती हुआ, घाघरा घाट हुआ, एल्जिन ब्रिज हुआ। यहाँ के सारे लोग जो है इस क्षेत्र में गाँव के बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद उनके साथ में खाने और पीने की समस्या आ जाती है। ना तो प्रशासन की तरफ से कोई उनकी व्यवस्था हो रही है, ना एनडीआरएफ की टीम आई है और ना उनको नाव की व्यवस्था कराई गई है। जिनके घर उजड़ गए हैं और जो बेघर हो चुके हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है।
और अधिकारियों के लिए तो ये बाढ़ जो आती है वो बाढ़ जो है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ इमामुद्दीन आलम संवाददाता किशनगंज भी बने हुए हैं। इमामुद्दीन, किशनगंज की यदि हम बात करते हैं तो लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या स्थिति वहां की है, साथ ही साथ शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? जी, शासन प्रशासन की बात जहां तक की जाए तो शासन प्रशासन बाढ़ से पूर्व ही पूरी तैयारी कर लिए हैं। कई बैठकें हुई है, जिला परिषद जिला पदाधिकारी के समक्ष कई बैठकें हुई है, आपदा प्रबंधन की बैठक हुआ है। और जहां बात की जाए बाढ़ का, तो बाढ़ जो है अभी किशनगंज जिले में बाढ़ की पानी आई नहीं है। नदियां उफान पर है, कभी 2 दिन में घटते हैं और कभी बढ़ते भी हैं। और घटने और बढ़ने के क्रम में माना जाता है कि कटाव की स्थिति काफी तेज हो गई है। नदियां जो है वो कटान की स्थिति में है, नदियां का कटान जो है काफी तेज हो चुकी है। और अगर हम बात करें जिस जगह पे हम यहाँ खड़े हैं, ये बल्दिहाट का वो जगह है। यहाँ आज से 6 दिन पहले यहाँ बल्दी घाट में डोक नदी पर 2 युवक नहाने के क्रम में पैर फिसलने के कारण यहाँ पानी में डूब गए थे। दूसरे दिन एक युवक का लाश शव तो मिल गया, लेकिन दूसरा शव जो है अभी तक मिला नहीं है। प्रशासन की बात जहाँ की जाए तो प्रशासन एक तरफ तैयारी कर ली है बाढ़ से पूर्व, लेकिन वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम किशनगंज जिला प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से समय पर एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई था। जो पूर्णिया से लाया गया है, एसडीआरएफ की टीम विलंब होने के कारण दूसरा युवक को नहीं मिला गया। जो हम दिखाना चाहेंगे कि पानी की रफ्तार जो है काफी तेज है। और यही डोक नदी में वो 2 युवक बह गए थे, जो एक का लाश मिला है, दूसरा लाश अब तक लापता है, जिस कारण से अब तक उस डेड बॉडी को नहीं मिला गया है। यहाँ हमारे साथ एक ग्रामीण है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या होता है यहाँ कुछ। जी, यहाँ पर अक्सर बाहर के लोग आते रहते हैं और पिकनिक के लिए भी आते हैं। और इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, आसाम, गुवाहाटी हर जगह के लोग यहाँ देखने को मिलता है। वो लोग इस्लामपुर से नहाने के लिए आया था, ईरान पट्टी से, 3 नंबर वार्ड का रहने वाला है वो लोग बिना पूछे यहाँ से जो है वो शमशान घाट के पास वो लोग नहाने लगा, 5 लड़का। नहाने के बाद वो क्या हुआ कि एक लड़का डूबने लगा। डूबते डूबते 3 लड़का भाग चुका था। डूबते हुए देखा जब, तो वो 3 लड़का भाग गया और उसका जो रिश्ते में मामा लगेगा वो गया उसको बचाने के लिए। तो बचाते बचाते उस जो लड़का डूब रहा था, पता नहीं कैसे दोनों हाथ पकड़ा पकड़ी में दोनों ही नीचे पानी के अंदर चला गया। और यहाँ के ग्रामीण जिसके नजर में पड़ा है, उन लोगों के लिए रस्सी भी फेंका गया था, लेकिन वो लोग रस्सी नहीं पकड़ पाया। और उस पर से नाव आते आते नाव वाला भी कोशिश किया कि हम लोग पहुंचे, लेकिन नाव के ऊपर सवारी रहने के कारण जो है वो लोग स्पीड नहीं चला पाए और वो लोग बचा नहीं पाए। तो एक लाश तो दूसरे दिन मिल गया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम जो है 3 दिन तक जो वो लोग कोशिश करते रहे, लेकिन दूसरा लाश अभी तक मिला नहीं है। जी, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ प्रशासन जो है काफी देर कर रहा है। हमारे किशनगंज जिला में एसडीआरएफ की टीम नहीं है, पूर्णिया से बुलाना पड़ता है। जी, बताया जा रहा है कि 5 युवक अपने साथियों के साथ बंगाल से यहाँ नहाने के लिए आया था, जिस कारण 3 तो सकुशल घर लौट गए और 2 युवक यहाँ पानी में बह गए। बिल्कुल इमामुद्दीन, ये जो जानकारी आपने दी है, ये जानकारी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर बाढ़ और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जितने इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम समय पर नहीं किए जाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को चेतावनी नहीं मिलती है। चेतावनी नहीं मिलती तो इस तरह की घटनाएं सामने आती है। हमारे साथ नीरज शुक्ला भी बने हुए हैं बलरामपुर से, उनसे जानना चाहेंगे कि बलरामपुर की स्थितियों की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है। नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रियंका जी, मैं बताना चाहूंगा कि बलरामपुर में राप्ती का जलस्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उसके साथ साथ बलरामपुर में ऐसे दर्जनों पहाड़ी नाले हैं जो इस समय बाढ़ के कारण उफान पे हैं और नदियां भी उफान पर है। लगातार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और कटान में तेजी हो रही है। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है, क्योंकि जब ये बांध का निर्माण और नदियों को सही करने का समय होता है
तब जिला प्रशासन गहरी नींद में सोता है। लेकिन जब जैसे नदियों में बाढ़ आती है फिर जिला प्रशासन की आंखें खुलती है और वो गांव की तरफ भागती है, लेकिन तब तक देर हो चुका होता है, क्योंकि न गांव को बचाया जा सकता है और न किसानों को, जमीनों को। किसानों का ये आरोप है कि जब एकदम बाढ़ आ जाती है गांव में तब प्रशासन आता है काम करने के लिए। जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और यूपी बिहार में जिस तरह पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपने संवाददाताओं से आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।